नमस्कार दोस्तों। यहाँ मैं ईपीएफओ में आए हुए पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। देखिए, ईपीएफओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ कंसेप्ट्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाती है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। देखिए, पहला बुक बताना है जिसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होता है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल से। उसके बाद होता है लेज़र। उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम लोग निकालते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, जनरल में क्या होता है कि ये डेट वाइज लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 जून, 2 जून, 3 जून। तो यहाँ पे एक्स पर्सन आया, वाई पर्सन आया, जेड पर्सन आया। तो किसी ने उधारी ली, किसी ने उधारी दी, तो इसका अकाउंट जो है, लेखा जोखा जो है, 1 जून को कितने लोगों ने उधारी ली, कितने लोगों ने पैसे दिए, इसका लेखा जोखा इसमें लिख देते हैं। 2 जून को कितने दिए, 3 जून को कितने दिए, मतलब डेट वाइज जो है जनरल में लिखा रहता है। उसके बाद बनता है लेजर। लेजर में क्या होता है कि जो एक पर्सन है, जैसे एक्स, तो एक्स ने कितने रुपए लिए, जैसे 5 रुपये लिए उधारी पे, 10 रुपये दे दिए उसने। तो इसमें जो है पर्सन वाइज जो है डेटा रहता है, एक्स का, वाई का और जेड का, और सो ऑन। उसके बाद बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो हमने लेज़र का बनाया हुआ है, तो उसका हम लोग फाइनल अमाउंट लिख देते हैं। जैसे कि एक्स है, तो एक्स ने 5 रुपये उधारी में ली थी, तो -5 जो है इसमें लिख देंगे। और 10 रुपये उसने अगले बारी दे दी, तो उसने क्या हुआ, 5 रुपये ज़्यादा रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो जमा करवाए हैं। तो जो फाइनल जो इसका बैलेंस होगा वो यहाँ लिख देंगे कि 5 रुपये ज़्यादा ने जमा करवाए हैं। वैसे ही वाई का करवाएंगे, तो जो ट्रायल बैलेंस में जो है लेज़र का फाइनल बैलेंस लिख देते हैं। उसके बाद बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो देखिए, इस हिसाब से जो है पहले में क्या हुआ, जनरल में सबसे पहले बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। बताइए, अभी पहले पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, बताइए कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है इट इज़ अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एंटिटी। दूसरा कह रहा है कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स ऑफ एंटिटी। थर्ड कह रहा है इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एन एंटिटी। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देखिए, पहले पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि पर्टिकुलर डेट का जो लेजर का बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है रियल, पर्सनल, और तीसरा होता है नॉमिनल। रियल अकाउंट में हम लोग जो भी कंपनी है या बिजनेस है उसके एसेट्स लिख देते हैं। एसेट्स होता है, एसेट्स मतलब बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स, और भी जितने भी एसेट्स हैं वो। पर्सनल में होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान है, उस पर कोई एक्स करके या मोहन, मान लीजिए मोहन करके कोई पर्सन आता है और वो सामान ले जाता है, तो उसका लेखा जोखा लिखना पड़ेगा। या दूसरा कोई आया एक्स या कोई वाई आया पर्सन, तो उसका लेखा जोखा जो है पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। और तीसरा जो होता है नॉमिनल अकाउंट, उसमें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, मतलब उस बिज़नेस में कितना इनकम हुआ है और उसका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये सारे अकाउंट जो होते हैं वो उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज़ बेस्ड ऑन। देखिए ये जो रेवेन्यू होता है ना, ये जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे मैच कराते हैं। देखिए जैसे कि आपने 10 मैंगो खरीद के लाए 50 रुपीज़ के दाम पे, तो इसका दाम कितना हो गया 500। अब इसको बेचेंगे हम, और मान लीजिए 10 में से जो है 2 खराब हो गए, तो 8 मैंगो ही बचा आपको, 8 मैंगो ही बचा। तो इसकी जो क्रॉस प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 से करेंगे तो 400। ठीक है, और आपने जो है 8 मैंगो बेच दी 60 रुपीज़ में, तो कितने हुआ 480 में, तो मतलब 10 रुपये का यहाँ लॉस हुआ। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है ना 500, इस पे हम लोग जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मैच कराते हैं, ना कि 2 मैंगो ख़राब हो गए तो 400 रुपये कॉस्ट प्राइस लिया और 480 जो है इसका सेल प्राइस लिया, तो 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये नहीं लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम लोग मैच कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज़ डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। देखिए इंस्टॉलेशन का वेज जो है किस में कराते हैं, वेज अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, या इंस्टॉलेशन अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए हम लोग जब मान लीजिए टीवी लेके आए, ठीक है, टीवी का प्राइस जो है 40,000 रुपये है। अब उसको लाने में और उसको इंस्टॉल कराने में लेबर लगेगी, इंस्टॉलमेंट कराने में, तो इंस्टॉलमेंट का मान लीजिए 1,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा लगे लेबर को देने में, तो 41,000 रुपीज़ जो है आपको एक्चुअली में 41,000 रुपीज़ इस टीवी ख़रीदने में इतना प्राइस लगा आपको। तो इसका दाम जो है 40,000 नहीं 41,000 हम आप लोग मानेंगे। तो ये जो है किस अकाउंट में जुड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मशीनरी अकाउंट में जोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। देखिए एनपीए चैप्टर का ये क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है उनका मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे स्कूल्स हो गए, या जितने भी एनजीओज़ देखते हैं आप, ओल्ड एज होम्स के जितने भी एनजीओज़ होते हैं, उनका मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन इनको भी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है, ये दोनों अकाउंट्स जो हैं इनको मेंटेन करने पड़ते हैं। और इनका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं ज़्यादा होता है, तो इसलिए पी एन लॉस अकाउंट जो होता है ये लोग नहीं बनाते हैं, एनपीओ नहीं बनाते हैं, सिर्फ ये दो बनाते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो नॉन ट्रेडिंग का मतलब है नॉन बिजनेस वाला। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तो होगा ही नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं होगा, और ये तो मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन आर करंट लिएबिलिटीज़ पेएबल। देखिए मोस्टली कंपनीज़ में या बिज़नेस में जो भी चीज़ होती हैं वो विद इन अ ईयर ही हम निकालते हैं, ईयर के एंड में ही। तो लिएबिलिटीज़ जो करंट होती है ना, वो विद इन अ ईयर निकालते हैं। अब जब कैपिटल लिएबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज़ होती है, वो ज़्यादा एक ईयर से ज़्यादा में भी निकाल सकते हैं, लेकिन करंट जो है वो एक ईयर के अंदर ही निकालते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, बताइए किसका होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे आप कोई कंपनी रजिस्टर कराने गए या कोई बिज़नेस रजिस्टर कराने गए, तो आप रजिस्टर कराते हैं साइट से या उनके, तो जो उसमें स्टार्टिंग जो खर्चे लगते हैं रजिस्ट्रेशन के या कोई फ़ीस हुई, ये सब जितने भी होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। आप एक बार ही खर्चा करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। या दूसरा मान लीजिए आप लोग इस पे खर्चा करते हैं, एड्स पे, जितने भी एड्स आते हैं टीवी पे या इधर उधर,
तो वो जो क्या एक बारी, जैसे एक बारी 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया आपने, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, मतलब पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक बारी इन्वेस्टमेंट करा, वो 2-3 साल 4 साल जितना भी है तो वो चलता रहेगा। तो इसका आंसर होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट is applied by an entity when events such as new competitor entering in the market and if between production and marketing departments are not disclosed in the book of accounts। बताइए इसका क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा मनी मेजरमेंट। ये कंसेप्ट ही ऐसा होता है कि यदि आपके कंपनी में कोई भी कॉम्पिटिटर आया या कोई भी चीज़ हुई आपस में जिसको हम लोग मॉनिटरी नहीं नाप सकते, मतलब पैसों से नहीं नाप सकते कि कितना पैसा खर्च हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें मनी मेजरमेंट में आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज सेम। देखिए ट्रायल बैलेंस का पहले बताया था कंसेप्ट, तो इसमें कह रहा है पहला नो देयर आर समटाइम्स गुड रीजन वाई दे आर डेफर, सेकेंड यस ऑलवेज, थर्ड यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सटेंडेड एट द एंड, फोर्थ नो बिकॉज इट इज़ नॉट अ बैलेंस शीट। देखिए इसका आंसर जो है नो होगा। देयर आर समटाइम्स गुड रीज़न वाई दे आर डेफर। देखिए मोस्टली टाइम सेम ही होता है, लेकिन मान लीजिए अकाउंटिंग करने के वक्त कोई एरर हो जाए, मिस्टेक हो जाए, या आपने कोई चीज़ लिखा नहीं इधर वो, तो लिटिल चांस रहता है कि दोनों में डिफरेंस आ जाए। तो इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन केस ऑफ गोल्ड, रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज़, बताइए, डिलीवर्ड, सोल्ड, माइंड, आइडेंटिफाइड टू बी माइंड। तो देखिए जब गोल्ड माइंड होती है तभी उसको रिकग्नाइज कर लिया जाता है अकाउंटिंग में, क्योंकि गोल्ड इतना पावरफुल एलिमेंट होता है कि वो आपको पता ही एक बारी माइंड हुआ तो वो बिकेगा ही बिकेगा, इसलिए उसका रेवेन्यू जो है जब वो माइंड होती है तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Employees' belief in the degree to which they affect their work environment, their competence, the meaningfulness of their job and their perceived autonomy in their work indicates, बताइए, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, अफेक्टिव और जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए इसका आंसर होगा साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। देखिए अपने जो है एम्प्लॉयज़ को वर्क इन्वायरमेंट में उनको अपने कॉम्पिटेंस पे, मीनिंगफुल ऑफ देयर, मतलब जॉब के बारे में जो इतनी सारी चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट को। तो इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविज़न इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। बताइए किस रेशियो में शेयर होगा, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में, या इक्वली, या इन द रेशियो ऑफ लोन्स गिवन बाय देम टू पार्टनरशिप फर्म, या फोर्थ कह रहा है इन द रेशियो ऑफ इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स। देखिए आपने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो चाहे एक ने 80 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और दूसरे ने 20 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो हिसाब से देखा जाए तो 4:1 में जो है प्रॉफिट जो है शेयर होना चाहिए 4:1 में। लेकिन आपने यदि एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपने कितना भी इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट जो है वो 1:1 में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इक्वली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम इज रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट में तो एसेट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और लिएबिलिटी अकाउंट। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देखिए डेफर्ड तो बताया था कि एक बार इन्वेस्ट करें बार बार नहीं करना पड़ता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, दूसरा कैपिटल गेन, और चौथा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए इसका आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
कोई भी एसेट है, मान लीजिए बिल्डिंग है कोई भी, तो बिल्डिंग जो है वो हर साल डेप्रिशिएट होता है, उसका सीमेंट या पेंट जो भी चीज़ हुई, तो उसकी वैल्यू जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वो डेप्रिशिएट करती है हर एक साल। तो उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या कोई मशीन मान लीजिए, तो उसका डेप्रिशिएशन हुआ तो वो भी सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड। ये कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, उसमें शेड्यूल 3 में जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड्स फॉर। देखिए इसकी फुल फॉर्म जो होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होती है। इंडिया के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इंटरनेशनल से मैच करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल यदि अलग अलग होंगे तो बाहर की कंपनी हो गई, उनको अकाउंट समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इंडियन कंपनी ने मोस्टली स्टैंडर्ड्स जो है IFRS से मैच कर दिया है। वैसे मोस्टली वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, मोस्टली कंट्रीज जो है ये सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द व्यू दैट पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लेगेसीज आर जनरली। लेगेसीज क्या होता है? देखिए लेगेसीज होता है कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसने अपना एसेट जो है विल बना दिया। विल मतलब वसीयत जो है किसी मान लीजिए किसी NGO में ओल्ड एज होम के लिए उन्होंने वसीयत में लिख दिया कि 10 लाख उनको देने हैं। तो ये जितने भी जो 10 लाख हो गए, या कोई बिल्डिंग दे दी, या कोई ज़मीन दे दी, NGO को दे दी, या किसी कंपनी को दे दी वसीयत के थ्रू, तो वो जो NGO और जो कंपनी है उनके बैलेंस शीट में ही ऐड होगा और उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो लेगेसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल पे ही मोस्टली टाइम सेल पे ही निकालते हैं। यदि बाकायदा उसमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है तो सेल पे ही निकालते हैं। तो मान लीजिए देखिए 100 रुपये जो है कॉस्ट प्राइस था, और ये 25% जो है प्रॉफिट कह रहा है, तो उसने 25% प्रॉफिट किया तो 125 पे बेच दिया होगा। 100 यूनिट मान लीजिए और 125 यूनिट मान लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स 100 यूनिट था और सेल का 125 यूनिट था। ठीक है, और 25 यूनिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, जो कि 25% दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए 125 यूनिट का दाम जो है वो दिया हुआ है 2 लाख या 20 लाख दिया हुआ है। देखिए 125 की वैल्यू 20 लाख दी हुई है, तो हम लोग को जो है 25 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। तो 25 ऊपर लिख देंगे, तो नीचे काटेंगे 5 से, तो ये 4, तो कितना आ गया? 4 लाख। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। when the goods are purchased for the joint venture the amount is debited to। देखिए जॉइंट वेंचर का अपना अकाउंट होता है, तो इसका आंसर जॉइंट वेंचर होगा। देखिए कोई भी कंपनी है ए एंड बी, इन्होंने जॉइंट वेंचर करा। जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो किसी के पास कोई मटेरियल, दूसरे के पास कोई मटेरियल है, या उनको रिस्क जो है वो शेयर करनी है, तो वो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाते हैं, और उसका अकाउंट में जितने भी डेबिट हुए अमाउंट, क्रेडिट, ये जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाता है।
चलिए नेक्स्ट, द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसका क्या आंसर होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए कोई बिजनेस करता है, किसी ने, तो उसने 100, मान लीजिए 100 आम जो है उसने भेजना है एक टेम्पो से, तो टेम्पो में मान लीजिए आग लग गई या कुछ लग गया या लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, तो ये जितने भी लॉसेस हैं तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में। ये बिज़नेस जो है ये सेकंड, ये बिजनेसमैन जो है ये इसको बोलते हैं कंसाइनर, कंसाइनर बोलते हैं इसको, और जिसको इसने दिया है सेकंड पर्सन को उसको बोलते हैं कंसाइनी, कंसाइनी बोलते हैं। तो ये किस में जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट्स इन सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, तो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी का क्या होगा, एथनिसिटी। तो इसके हम मतलब उनके हाइट से, कलर से, बिहेवियर से, इन सब चीज़ों से सरफेस लेवल डाइवर्सिटी जो है हमें पता चलती है। देखिए एक सरफेस लेवल डाइवर्सिटी होता है, एक दूसरा होता है डीप लेवल डाइवर्सिटी। तो डीप लेवल डाइवर्सिटी जो है, डीप लेवल डाइवर्सिटी किससे पता चलती है, वो इंटेलेक्ट से पता चलती है कि आप अंदर कितने इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल हैं, मतलब अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो डीप लेवल पे है, और सरफेस लेवल जो बाहर से देखते हैं वो उसको एथनिसिटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल, इतना टर्नओवर है, इतना से टर्नओवर इतना है, जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर इतना है। देखिए कोई कंपनी जो है उसने इंश्योरेंस करवाया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे फायर हो गया है, ठीक है, तो उसमें जो है इतना इतने अमाउंट का जो है इंश्योरेंस करवाया है, कितने अमाउंट पे 20% का जो है वो करवाया है। तो उसके बाद कह रहा है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में टर्नओवर 10% और बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना सम जो है इंश्योरेबल है। तो देखिए इसका टर्नओवर कितना है, 88 000 और 000 इतना है। और इसमें जो है कह रहा है एक्स्ट्रा उस पर, यदि एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस पे 10% और जो है उसको इंश्योरेंस मिलेगा, तो 10% और इसमें यदि जोड़ देंगे, इसमें यदि 10% और जोड़ देंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1 से, 10% है इसलिए 1.1 से किया है, जब 20% होता है तो 1.2 से करते हैं, ऐसे ही सो ऑन करते हैं। तो इसको हमने इसमें कर दिया है तो कितना आएगा बताइए, 88 000 to 1.1, तो 968 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 9680000। तो इतना जो टर्न ओवर है ये इंश्योरेबल है, मतलब इसका इतना का इंश्योरेंस करवाया गया। पहले 88 000 का था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे यहाँ बता रहे हैं कि फायर हो गई तो उसमें टर्नओवर का 10% और इंश्योरेंस मिलेगा, तो 10% और इसका निकाल लिया हमने तो इतना आ गया, ठीक है। तो इसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट इतना आता 20%, तो इसका 20% हम लोग निकाल लेंगे। तो जब हम इसका 20% निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1936000। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मार्ट, बताइए स्मार्ट निमोनिक क्या होता है। स्मार्ट निमोनिक क्या होता है, जॉब मैनेजमेंट, मतलब परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ की जो है परफॉर्मेंस जो है उसका क्या मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस कैसी हुई क्या नहीं हुई, ये सब ये इसमें देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स एंड पुट द ब्लेम फॉर फेलियर्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडिकेट्स, यदि वो सक्सेस मिलती है तो वो खुद अपने आप को सक्सेस का श्रेय देता है, लेकिन यदि फेलियर होता है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विंग,
सेलेक्टिव परसेप्शन, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स। ठीक है, इसको सेल्फ सर्विंग बायस बोलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या जो भी सेल्फ सर्विंग बायसनेस होती है ये, कि खुद किया तो खुद को श्रेय देना है और फेल हुए तो बाहर वालों को देना है। चलिए इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप whose efforts result in performance that is greater than the sum of individuals inputs। देखिए, ग्रुप का जो है इंडिविजुअल लेवल से ज़्यादा ग्रेटर परफॉर्मेंस, मतलब उससे ज़्यादा वो किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क टीम। मतलब उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आया है इंडिविजुअल से, तो बताइए इसका क्या होगा, वर्क टीम, ऑब्वियसली वर्क टीम होगी। व्हाट इज़ द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट that supports no anticipation of profits but provision of possible losses। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। मतलब जब तक हम सर्टेन ना हो जाए कि हमें प्रॉफिट होना ही होना है, तब तक हम वो अकाउंट में लिखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए उनको अंदाज़ा है कि लॉस हो सकते हैं आगे, तो वो जितने भी लॉसेस हैं वो सब अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है तब तक नहीं लिखेंगे जब तक वो बिल्कुल 100% सर्टेन ना हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शनड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर निकालते हैं, हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं मशीन आवर से, तो इलेक्ट्रिक पावर की कॉस्ट निकल जाती है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मीन्स क्या, अ नॉन कॉन्शियस प्रोसेस created out of distilled experience। या सेकंड, मेकिंग डिसीजन बाय कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लीफाइड मॉडल्स विदाउट कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, बिहेविंग सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज आउटपुट। या फोर्थ, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स कॉन्शियसली। ठीक है, इंट्यूटिव होता है कि आप जो अपने एक्सपीरियंस से कोई डिसीजन लेते हैं, नॉन कॉन्शियस प्रोसेस है ये, मतलब आपको पता नहीं रहता है, नॉन कॉन्शियसली लेते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव डिसीजन को नॉन कॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस। Which one of the following appraisal methods combines the benefits of narratives, critical incidents, quantified scales by assigning scales with specific examples of good or poor performance। देखिए, गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस ये सब चीज़ें जो है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट बताइए, आउट प्लेसमेंट क्या होती है। रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द जॉब, ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉय आउट ऑफ द कंट्री, helping redundant employees to find new job, sending the employees on deputation to other organization। क्या होगा इसका, इसका होगा helping redundant employees to find new job। देखिए, कंपनीज जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि फायर करने के बाद एम्प्लॉयज़ के साथ कोई दुर्घटना हो या कोई एक्सट्रीम एक्सेप्ट ले, तो वो नए जॉब ढूंढने में उनकी मदद करता है, तो ये चीज़ क्या बोलते हैं, आउट प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट दैट a subordinate should have only one superior to whom he or she is directly responsible is known as span of control, unity of command, chain of command, authority control। बताइए क्या होगा, इसका होगा चेन ऑफ कमांड। ये बेसिकली आर्मी में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि ये जूनियर जो है इसी को करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबऑर्डिनेट, इसके बाद ये होता है, इसका मतलब चेन ऑफ कमांड होती है, एक सीनियर दूसरे सीनियर को किससे, मतलब उस दूसरे सीनियर से बात करते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये सारे क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।